निकल रही है। कल हम हिमाचल में होंगे। यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान में जो नफ़रत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना। जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है और जो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की और बहुत सफल यात्रा रही है। 2 आंकड़े मुझे आज मिले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है, पहला आंकड़ा। और दूसरा आंकड़ा, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास उतना ही पैसा है, नहीं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। तो ये हिंदुस्तान की जो इनइक्वालिटी है उसके आंकड़े हैं और इन चीज़ों के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है। अब आप सवाल पूछिए। राहुल जी के जो आंकड़े बोले हैं अभी, वो स्लाइड पर दिखाया गया है। अमीर और गरीबी के बीच में जो विषमताएं हैं जो पिछले 8 साल में बढ़े हैं, उसका एक दृश्य और जो आंकड़े हैं अभी अभी इन्होंने बताया वो आपके सामने है। पहला सवाल अजीत से बलविंदर, माइक दीजिएगा। अगर बलविंदर नहीं है, जगबानी से विजय नागला। सर 1 मिनट यार, आई एम गोइंग इन ऑर्डर, प्लीज रिलैक्स। सर, जो आपका प्रयास है लोगों को जोड़ने का, वो एक प्रशंसनीय कदम है। और मैं चाहता हूं कि जो ईवीएम पर जो लोगों में धारणा है कि ईवीएम के कारण कांग्रेस पुनः सत्ता में नहीं आ सकती, क्या आप ईवीएम पर भी कोई फैसला लेना लोगे, ऐसा कि जिससे लोगों के जो धारणा बनी हुई है कि ईवीएम, जब तक ईवीएम रहेगी कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आ सकती? ईवीएम की बात विपक्ष ने हमने 2-3 बार करी है और वो चर्चा चल रही है, मगर ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं आज वो नहीं है। जो विपक्ष के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, सीबीआई, ईडी, पेगासस, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है। भास्कर से गिरिजेश मिश्रा। यात्रा सियासी नहीं है, नफरत बेरोजगारी पर। आप राहुल जी कहते रहे कि यह यात्रा सियासी नहीं है, नफरत बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है। ऐसे में अचानक सीएम मान को सुझाव देने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या यह माना जाए कि 10 जनपद की दखल आने वाले समय में राज्यों में कम होगी? ये आपका सवाल है या किसी और ने लिखा आपके लिए? पूछ रहा हूँ, पढ़ के देख रहे हैं, पता नहीं किसने आपको पूछा हो। देखिए, मैंने सीएम को
जो पंजाबी कल्चर है, जिसको मैं अच्छी तरह समझता हूँ, जो पंजाबी हिस्ट्री है, उसके बारे में मैंने उनको प्यार से बताया है। पंजाब को पंजाब से ही चलाया जा सकता है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर पंजाब को दिल्ली से चलाया जाएगा तो पंजाब के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और रिएक्ट करेंगे। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये फैक्ट है। अमर उजाला से सुरेंद्र ये जो पाल। पंजाबी प्राइड है, जो पंजाबी सेल्फ बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है, प्राइड है, वो इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसको हमने जनरली कांग्रेस पार्टी में हमने इसको रिस्पेक्ट किया है। अमर उजाला से सुरेंद्र पाल। राहुल जी, मेरा आपसे सवाल है कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम 1 जनवरी 2024 में राम मंदिर जो है भक्तों के लिए खोल देंगे। तो एक फिर वो देश जो है 2024 में चुनाव भी है, पोलराइजेशन, डेफिनेटली दे विल टेक एडवांटेज फॉर द पोलराइजेशन ऑफ वोट, जैसे आपकी और आपकी टीम कहती है। हाउ विल यू फेस दैट वेव एंड व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? They will divide the country, they will spread hatred in the country. हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते जाएंगे। बहुत सारी दुकानें खुल रही हैं मोहब्बत की, तो हम ये अपना काम करते जाएंगे, वो उनका काम करेंगे। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान का कल्चर है, भाईचारे का है, मोहब्बत का है, जीत मोहब्बत की होगी। ट्रिब्यून से दीप कमल। राहुल जी, माय क्वेश्चन, हाँ जी, in 2022 many BJP many leaders from Congress have gone to BJP, and do you think there's a leadership crisis left in the party, and what role do you think Mr. Sidhu will have once he's out of his judicial custody? I think my experience is pretty much anybody who goes to the BJP goes there because of a particular type of pressure. Okay, it's a hidden pressure, you can call it. It is generally a result of, pressure from the CBI, pressure from the ED, pressure from cases, pressure from corruption. So we are quite happy that these type of people are not in the party anymore. And I think as far as the party is concerned, what I've seen on the street is tremendous enthusiasm, extremely dynamic workers, and a mix of senior and young leaders. So what I see in the Congress party is extremely capable leadership all the way from the top to the worker level. So I'm not worried about that. In fact, I'm quite happy that some of the sort of riffraff has gone somewhere else.